जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। सक्शकाम वैली में चाइनीज एक्टिविटी के मिलिट्री इंप्लीकेशंस को स्टडी करेगी इंडियन आर्मी। भारत की कंपनी ने बनाया दुनिया का सबसे सस्ता लेकिन सबसे एडवांस UCAV। चीन की कृपा से पाकिस्तान ने भी लॉन्च किया अपना पहला मून मिशन। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भारत के जासूसी नेटवर्क के लिए भारत को जवाबदेह ठहराने के लिए की रिक्वेस्ट। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के सिक्योरिटी ब्रीच वाले मामले पर एक नया अपडेट। तो जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि सक्शकाम वैली में चीन द्वारा जो इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जा रही है, जिसमें चीन सड़क का निर्माण कर रहा है, तो चीन की इन्हीं एक्टिविटीज़ के खिलाफ भारत की तरफ से कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। और भारत ने स्पष्ट किया है कि सक्शकाम वैली पूरी तरह से भारत का हिस्सा है और भारत ने कभी भी चीन और पाकिस्तान के 1963 वाले एग्रीमेंट को स्वीकार नहीं किया है। तो अब इससे ही जुड़ा एक अपडेट ये सामने आया है कि सक्शकाम वैली में जो चीन एक नई सड़क का निर्माण कर रहा है, जो कि सियाचिन में भारतीय डिफेंसेस के लिए संभावित खतरा बन सकता है। तो चीन की इसी नई सड़क के क्या क्या मिलिट्री इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, तो इंडियन आर्मी इसकी एक स्टडी करेगी। और चीन की जो ये नई सड़क है वो सियाचिन ग्लेशियर के बॉर्डर से होते हुए काराकोरम हाईवे और अपर सक्शकाम वैली को आपस में लिंक करने वाली है। और अगर ये सड़क एक्सटेंड होती है तो निश्चित रूप से चीन और पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए एक डुअल थ्रेट की तरह होगी। और इसी वजह से सक्शकाम वैली में चीन की जो एक्टिविटीज़ हैं ये भारत के लिए चिंता का एक गंभीर विषय है। और जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को ऑक्यूपाइड सक्शकाम वैली में चीन के विस्तार को काउंटर करने के लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेसिस पर अपने डिफेंसेस को डिप्लॉय करने की योजना बनानी पड़ेगी। और इस बात की पूरी संभावना है कि सियाचिन ग्लेशियर और साल्टोरो रिज पर इंडियन आर्मी की पोजीशंस पर दबाव डालने के लिए चीन रोड और मिलिट्री आउटपोस्ट के माध्यम से लोअर और अपर सक्शकाम वैली को लिंक करना चाहता है। और सक्शकाम वैली में चीन के रोड कंस्ट्रक्शन पर भारत पहले भी अपना विरोध दर्ज करा चुका है। और भारत पहले भी चीन को कई बार स्पष्ट कर चुका है कि अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए वे हर तरह के उपाय करने का अधिकार रखते हैं। और भारत इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगा कि इलीगल ऑक्यूपाइड टेरिटरी पर इस तरह के रोड कंस्ट्रक्शन ना हो। आज शुक्रवार को बेंगलुरु में भारत की प्राइवेट फर्म जिसका नाम है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज, तो इन्होंने अपने पहले स्वदेशी बॉम्बर UAV को अनवील किया है, जो केवल इस कंपनी का ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बना अभी तक का सबसे पहला स्वदेशी बॉम्बर UAV है, जिसका नाम है FWD-200B। ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस वाला अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जिसे पूरी तरह से भारत में ही डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया गया, यानी कि 100% मेड इन इंडिया। कंपनी के मुताबिक उनके इस बॉम्बर UAV की जो पेलोड कैपेसिटी है वो 100 किलोग्राम की है और ये अपने साथ ऑप्टिकल सर्विलियंस पेलोड्स और प्रिसिशन एयर स्ट्राइक वेपन्स को भी कैरी करेगा। और इस UCAV की मेजर हाईलाइट्स में से एक ये है कि ये बेहद ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और ये केवल 25 करोड़ रुपए की वैल्यू पर उपलब्ध रहेगा। बाकी इसका एंड्योरेंस टाइम 12 से 20 घंटे का है। ये मैक्सिमम 370 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। और कंपनी का दावा है कि उनका ये FWD-200 UAV भारत को एक ईगल आई देने के साथ साथ थ्रेट्स के खिलाफ एरियल शील्ड भी प्रोवाइड करेगा। और जैसे कि कंपनी दावा कर रही है कि उनका ये UAV पूरी तरह से भारत में ही डिज़ाइन हुआ है और भारत में ही मैन्युफैक्चर हुआ है, तो निश्चित रूप से ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। और आप ये भी कह सकते हैं कि इस UCAV की डेवलपमेंट के साथ भारत भी उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हुआ है जिनके पास एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटीज़ को विकसित करने की कैपेबिलिटी है। बाकी इस UCAV की जो सर्विस सीलिंग बताई गई है वो 12,000 फीट है। हालांकि अपने साथ किस किस तरह के वेपन्स को कैरी करेगा या यूँ कहें इसके वेपन पैकेज में क्या क्या रहने वाला है, तो उसके बारे में ऐसे कोई खास डिटेल्स देखने को नहीं मिली। आज शुक्रवार को चीन ने चंद्रमा की फार साइड से रॉक्स और सॉइल को रिट्रीव करने के लिए अपना एक नया स्पेस मिशन लॉन्च कर दिया है, जो कि लगभग 2 महीने का होने वाला है। और इसके लिए चीन ने अपने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की मदद से अपने 8 मैट्रिक टन से अधिक के चैंग 6 प्रोब को भेजा है। और अगर चीन अपने इस मिशन में सफल रहता है तो फिर मून की हिडन साइट से सैंपल्स को रिट्रीव करने वाला चीन पहला देश भी बनेगा। और आज चीन के इस रॉकेट के साथ फ्रांस, इटली, पाकिस्तान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मून स्टडिंग पेलोड्स को भी लॉन्च किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि चीन के इस मिशन की वजह से ये पाकिस्तान का भी पहला मून मिशन है, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी iCube कमर सैटेलाइट को भेजा है, जो कि ल्यूनर सरफेस की इमेजेस को कैप्चर करने का काम करेगी। वैसे आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताते हैं कि भले ही पाकिस्तान का ये पहला मून मिशन है, और अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बात भी है, क्योंकि जहां एक तरफ पाकिस्तान भीख मांगने के हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा था, तो इसी बीच चीन की कृपा से पाकिस्तान के पास कम से कम कहने को अब यह है कि उन्होंने भी मून मिशन भेजा है। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान के जो DGISPR जैसे प्रोपेगेंडा विंग्स हैं, तो उन्होंने अपने ही लोगों के खिलाफ एक अलग ही तरह का इन्फो वॉर छेड़ रखा है। और वो इस उपलब्धि को कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि मानो अब पाकिस्तान उस पोजीशन पर है कि वो स्पेस में भारत को कॉम्पीट कर सकता है।
बल्कि फैक्ट ये है कि जब भारत ने अपना पहला मून मिशन भेजा था उसके दशक बाद पाकिस्तान ने अपना ये मून मिशन भेजा है, और वो भी चीन की मदद से। कल 2 मई को एक प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की तरफ से एक बार फिर से भारत पर यह आरोप लगाया गया कि भारत के जासूसों का जो नेटवर्क है तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी नागरिकों की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में इन्वॉल्व है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने पास्ट में ऐसे कई सारे कॉन्क्रीट एविडेंस शेयर किए हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले आतंकी हमलों में इंडियन एजेंट्स के इन्वॉल्वमेंट को दर्शाते हैं। वैसे इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात है नहीं कि पाकिस्तान आतंकियों को अपना नागरिक बताता है, क्योंकि अभी तक अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा पाकिस्तान में जितने भी लोग ढेर किए गए वो सारे के सारे मोस्ट वांटेड आतंकी ही थे। और एक बड़े कमाल की बात यह है कि कल का ही वो दिन है, यानी कि 2 मई, जब 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर वहां रह रहे मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन को होरीफाइड किया था। पर खैर, पाकिस्तान तो लादेन को भी एक इंजीनियर मानता है, उसे अपना एक नागरिक मानता है, उसे शहीद का दर्जा देता है। तो फिर तो लादेन की तुलना में इन छोटे मोटे आतंकियों को अपने नागरिक का दर्जा देना पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं। बाकी पाकिस्तानी ऑफिशियल का ये कहना है कि उन्होंने कुछ ऐसे मजबूत एविडेंस शेयर किए हैं जो कि इस बात को दर्शाते हैं कि इन सारे मामलों में भारत के एजेंट्स शामिल हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि पाकिस्तान ये एविडेंस शेयर करे किसके साथ हैं। पर खैर, अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान ने एक बार फिर से यूएन में भी इसी मुद्दे को उठाने का प्रयास किया। जैसे पाकिस्तानी इन्वॉय मुनीर अकरम ने यूएन में वॉशिंगटन पोस्ट की रिसेंट रिपोर्ट को कोट करते हुए ये कहा कि जो भारत है वो पाकिस्तान के अंदर टारगेटेड किलिंग्स कर रहा है। और पाकिस्तानी इन्वॉय ने भारतीय प्रधानमंत्री की उस टिप्पणी को भी दोहराया जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा था कि ये नया भारत है जो कि घर में घुसकर मारेगा। और इसके अलावा पाकिस्तानी इन्वॉय की तरफ से यूएन में कश्मीर, ज्ञानवापी और श्री राम मंदिर, तो इनसे जुड़े हुए मैटर को उठाने का प्रयास भी किया गया था। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में यूएन में इंडियन इन्वॉय की तरफ से भी एक करारा जवाब दिया गया है, जिसमें इंडियन इन्वॉय ने पाकिस्तान द्वारा भारत को उकसाने वाले प्रयास की निंदा करी और साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान वो देश है जिसके सभी पहलुओं पर सबसे संदिग्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। और वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तानी इन्वॉय ने भारत के CAA वाले मुद्दे को भी उठाने का प्रयास किया था। और इन सबके रिस्पॉन्स में इंडियन इन्वॉय ने यह भी कहा कि फाइनल पॉइंट ये है कि इस सभा में चूँकि हम इस चुनौतीपूर्ण समय के बीच शांति की संस्कृति विकसित करने का प्रयास करते हैं, हमारा ध्यान रचनात्मक बातचीत पर स्थिर रहता है और इस प्रकार हम एक निश्चित प्रतिनिधि मंडल की टिप्पणियों को दरकिनार करना चुनते हैं, जिसमें न केवल मर्यादा का अभाव है बल्कि उनके विनाशकारी और हानिकारक प्रकृति के कारण हमारे सामूहिक प्रयासों में भी बाधा आती है। यानी कि आसान शब्दों में कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान ने जो भी टिप्पणियां करी हैं उनका कोई मतलब बनता नहीं है और पाकिस्तान के इस तरह के कमेंट को इग्नोर करना ही ज़्यादा सही है। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान जो ह्यूमन राइट्स को लेकर बातें करता है तो वह कैसे भूल जा रहे हैं कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के सीनेटर ने कैसे खुलासा किया था कि पाकिस्तान में जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और फिर भी पाकिस्तान की सरकार और पूरी दुनिया इस पूरे मामले पर चुप बैठी है और मूक दर्शकों की तरह देख रही है। तो इसलिए हमें लगता है कि पाकिस्तान के इन्वॉय को यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पर भारत को लेकर इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने से पहले एक बार अपने खुद के देश की हालत देखनी चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। आपको ध्यान होगा अभी कुछ दिनों पहले डिफेंस अपडेट में हमने आपको फर्स्ट पोस्ट द्वारा जारी की गई एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बारे में सूचित किया था, जिसमें DRDO की विजिलेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया था कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स परिसर से बाहर गए थे। और इस पूरे मामले पर DRDO के फॉर्मर DG और ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD रह चुके मिस्टर सुधीर मिश्रा की इन्वॉल्वमेंट बताई गई थी। तो अब इसी मामले से जुड़ा एक नया अपडेट है जिसमें द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि DRDO ने ब्रह्मोस के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के अनऑथराइज्ड मूवमेंट वाली मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया है और इन सभी रिपोर्ट को गलत बताया है। और साथ में ये भी बताया गया कि DRDO की इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग्स में ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं मिला है जो कि फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट में किए गए दावों को सपोर्ट करता हो। इसके अलावा इस मामले पर DRDO के फॉर्मर DG मिस्टर सुधीर मिश्रा से भी बात की गई है और उन्होंने भी इन सभी रिपोर्ट्स को खारिज किया है और उनके खिलाफ एक मैलिशियस कैंपेन और प्रोपेगेंडा बताया है। उनका यह भी कहना है कि मैं DRDO से लगभग 2 वर्ष पहले रिटायर हो गया था और अगर इस तरह का कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था तो फिर किसी ने भी इससे पहले रिपोर्ट क्यों नहीं किया। और प्रोटोकॉल्स के मुताबिक उन्होंने सभी डॉक्यूमेंट्स जिसमें सभी तरह की क्लासिफाइड और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स भी आती हैं तो उन्हें कंपनी सेक्रेटरी की मौजूदगी में उनके सक्सेसर को हैंडओवर कर दिया गया था। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने DRDO के लिए 38 वर्षों तक काम किया है और इस बात को सुनिश्चित किया है कि एक सिंगल पेपर भी बाहर ना जाए। और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि उनकी रिटायरमेंट के दिन उनकी जो पर्सनल चीज़ें हैं उसके साथ वे बाहर आए थे। और इसलिए मीडिया रिपोर्ट में दावा करना कि उनके रिटायरमेंट के दिन वे कुछ ऐसे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर निकले थे जो कि उन्होंने करीब महीने भर बाद वापस करे, तो इस तरह के दावे गलत हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि DRDO ने इस पूरे मामले पर हाल ही में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को भी बनाया है इन सभी एलिगेशंस को वेरीफाई करने के लिए और उनसे भी इंक्वायरीज का रिस्पॉन्स देने के लिए कहा गया था। बाकी एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ की तरफ से भारत को पाकिस्तान का एक कट्टर प्रतिद्वंदी बताया गया है और साथ में पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने यह भी प्रॉमिस किया है
कि वो कश्मीर को नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन देना जारी रखेगा। कमाल की बात तो यह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स एकेडमी की पासिंग आउट परेड में भी भारत के चर्चे हो रहे हैं। बाकी पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने इस दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का भी जिक्र किया। पर खैर, इस पर आगे क्या ही कहें। आपको बस याद दिला देते हैं कि squadron.in पे जाके आप नए डिज़ाइंस को चेकआउट कर सकते हैं और नया समर कलेक्शन आ चुका है और स्पेशल डिस्काउंट के लिए PKMKB कूपन कोड का इस्तेमाल जरूर करें। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये भी देखने को मिला है कि जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है वो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की मदद से अपने इकलौते बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 एयरक्राफ्ट को स्टैंड ऑफ जैमिंग एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने की तैयारी में है। और पाकिस्तान की तरफ से ये कदम बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेसन लेने के बाद लिया गया है, जिससे पाकिस्तान को समझ में आया कि भारत के पास कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के अंदर डीप स्ट्राइक्स कर सकता है कभी भी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2008 में अरुणाचल प्रदेश में ऑपरेशन फैल्कन के दौरान देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए नायक जिला प्रसाद तमांग वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1995 में नागा मिलिटेंट्स का मुकाबला करते हुए मेजर विक्रांत शास्त्री ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि इंडियन एयरफोर्स का वो कौन सा फाइटर जेट है जिसने पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 को शॉट किया है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और मिलिट्री से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट को एक्सेस करने के लिए डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।